आप देख रहे हैं डीटीवी का टेलीथॉन। गर्मी में पिघलते, बारिश में ढहते शहर। देश में साल दर साल तापमान नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। इसके बावजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान इससे निपटने के उपाय ढूंढने पर नहीं, बल्कि सुविधाओं में इजाफे पर ही होता है। बिल्कुल, हम लोग यही देख रहे हैं कि हमें किस तरह आराम पहुंचे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारे शहर किस तरह बर्बाद हो रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान के बावजूद शहरों में कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान गर्मी कम करने, हवा के प्रवाह को बेहतर बनाने और ग्रीन एरिया बढ़ाने पर होना चाहिए। बड़े शहरों में खास तौर पर जो जलाशय हैं, वाटर बॉडीज हैं और जो ग्रीन एरिया हैं यानी पेड़ पौधे, उसमें कमी आ रही है। इन हालात के बीच आईआईटी धारवाड़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आईआईटी धारवाड़ की, जो ग्रीन कैंपस है यानी सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेन्ड है। आईआईटी धारवाड़ देश की पहली ग्रीन और सस्टेनेबल आईआईटी है, जिसके अंदर ही कैंपस में 600 एकड़ का प्राकृतिक जंगल है और 5000 से ज्यादा पेड़ होने की वजह से तापमान बाहर के मुकाबले यहां पर कम रहता है। बिल्कुल, आईआईटी धारवाड़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ 4 तालाब बनाने का काम भी चल रहा है। कैंपस की हर बिल्डिंग में सोलर पैनल लगाया गया है। साथ ही विंड पार्क के जरिए बिजली आईआईटी धारवाड़ को मिलती है। गर्मी से बचाव और तापमान कम करने में के लिए टेराकोटा की टाइलें भी बहुत मददगार साबित होती हैं। ये गर्म दिनों में आपके घर को ठंडा रखने में मदद कर सकती हैं। तो यही है अब चर्चा का मुद्दा कि सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल लिविंग के लिए हम अपने घरों में क्या क्या तब्दीलियां लाएं, अपने घरों में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने स्कूल्स की बिल्डिंग में। अमरनाथ हेगड़े असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी धारवाड़ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। मोनीश सिरीपुरपू फाउंडर हैं एंड स्टूडियो के, और साथ ही सुगीत ग्रोवर जो प्रोग्राम मैनेजर हैं सीएससी इंडिया के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं अगर शुरू करूँ प्रोफेसर, आप लोगों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है प्रोफेसर हेगड़े की ग्रीन यूनिवर्सिटी। जाहिर तौर पर आप लोगों ने एक उदाहरण रखा है देश के सामने कि यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से क्यों ना शुरुआत हो, वहाँ को सस्टेनेबल क्यों ना बनाया जाए, ताकि एक तरह से समाज भी आप लोगों से सीखे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद है। तो हमारा कैंपस जो है आईआईटी धारवाड़ है, ये 500 एकड़ की है और उसके बीच में हमारा 60 एकड़ का हमारा फॉरेस्ट है। हम उसको प्रिजर्व करते हुए अपना कैंपस बनाया। एक्चुअली बेसिकली शुरुआत वहीं से हुआ। हमारा मास्टर प्लान में हमने ऐसा प्रोविजन दिया गया कि वो बिल्कुल एक ट्री भी हम टच नहीं करेंगे। और हमारा कैंपस जो है पूरा फॉरेस्ट के चारों ओर हमने बनाया है। और हमारा जो एरिया है थोड़ा टेरेन एरिया है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बहुत कम मिलता है और उसको हम प्रॉपरली यूज करके हम वहाँ जो स्लोप है उसका एट द बॉटम हमने पॉन्ड्स बनाए हैं कैंपस में, सच दैट जो भी पानी गिरता है वो सीधा अपना पॉन्ड में जाके ये होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा आईआईटी है, हम ऐसा टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे सच दैट बाकी लोग भी उससे सीखे और उसका प्रयोजन करें। प्रोफेसर हेगड़े, आपसे एक सवाल कि जब बाकी जगह वहाँ इस इलाके में तापमान रहता है बहुत हाई, आपके यहाँ कितना रहता है तापमान? जैसे आजकल के दिनों में जब 40-45 टेम्परेचर हो रहा था सब जगह पे, तो आपके कैंपस में क्या हाल था? हमारे कैंपस में देखिए पूरा साल में यहाँ का टेम्परेचर वेरी होता है 20 डिग्री से 36 डिग्री तक। सो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 36 डिग्री इन पीक समर। तो ये हमारा बिकॉज ऑफ वी हैव अ फॉरेस्ट इन द कैंपस। और धारवाड़ एक जियोग्राफिकली आप देखा जाए ये काफी हाइट पे आती है, समुद्र किनारे से कम 750 मीटर ऊपर है। वो भी एक हमारा प्रयोजन होता है। और बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एंड द सस्टेनेबल फीचर्स हम लोग जो अडॉप्ट किया है उससे हमारा टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में रहता है। बिल्डिंग की क्या टेक्निक है यहाँ पर जिसके लिए आपको एसीज की जरूरत कम पड़ती है? आपने फॉरेस्ट कवर और जलाशय की बात तो की, पर कुछ बिल्डिंग टेक्निक्स? यस, तो बिल्डिंग टेक्निक्स ऐसा है कि हम लोग अपना बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ऐसा सिलेक्ट किया है जो वहाँ वेंटिलेशन सबसे अच्छा हो, और अपना विंडो साइज और विंडो का डायरेक्शन हमने ऐसा चुना है कि हमेशा एयर सर्कुलेशन बिल्डिंग के अंदर होता रहता है। और हमने बाकी सब कुछ ये किया है कि हमारा हर जगह सनलाइट ज्यादा आता है, सो दैट विल नॉट यूज द बल्ब जो यूज कम करते हैं, एसी कम यूज होता है। उसके सभी कारण से हमारा जो बिल्डिंग है उसमें टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल रहता है। और हमने पेंटिंग जो यूज किया है वो रिफ्लेक्टिव पेंटिंग है, वो लाइट कलर का पेंटिंग है यहाँ पे।
उसके जी। कारण भी हमारा टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, जो रेस आता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ से। जी मोनीश, आप आईआईटी की इन कोशिशों को देख रहे हैं और जीता जागता ये सबूत है कि अगर कोशिश की जाए तो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। ऐसे में आप भी एक इनोवेटर हैं, कोशिश आपकी ये रहती है कि घरों में आप कोनिकल टाइल्स बनाते हैं, टेराकोटा टाइल, जिससे वेंटिलेशन हो और एसी और फैंस की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो क्या कैसे काम करता है जो आपने इनोवेट किया है ये घरों में, अगर ये लगाया जाए ये टाइल? तो देखिए, अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो जितना भी मटके होते हैं उसके अंदर जो पानी है नेचुरली ठंडा रहता है। ये एक सिंपल इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोसेस है जिस वजह से हम पानी को ठंडा रख सकते हैं। सिमिलरली अगर बिल्डिंग्स को अगर उस चीज़ को बिल्डिंग्स के रूप में अगर बात करें, बिल्डिंग का जो एनवेलप होता है उसमें एनवेलप के हिसाब से जो अंदर का हीट गेन है वो कंट्रोल होता है। अगर अभी हम क्या करते हैं कि पहले हमने बिल्डिंग बना दिया, फिर हम कोशिश करते हैं कि ग्लास का जिस तरीके से बना के अंदर के स्पेस को कैसे कूल करें। अगर बिल्डिंग के एनवेलप को, जो बाहर का जो वॉल्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन हो कि आपका जो रेडिएशन, सन के हिसाब से जो रेडिएशन आ रहा है, अगर वहीं पे कट ऑफ हो जाए तो क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर जो हीट गेन नेचुरली वो कम हो जाएगा। उससे जो टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपका जो एयर कंडीशनिंग लोड है, बिकॉज आपका जो टेम्परेचर अगर बिल्डिंग के थ्रू अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो 8 to 10 डिग्रीज, तो आपका जो अंदर कूलिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। और बिल्डिंग के एनवेलप खुद अगर हम कूलिंग करें, जिस तरीके से हम टेराकोटा टाइल्स यूज़ करके नेचुरल वेंटिलेशन को कंबाइन कर रहे हैं, तो आपको कूलिंग भी उससे प्रोवाइड हो सकता है और ऑलमोस्ट हम एयर कंडीशनर के एलिमिनेट पर कर ये सकते हैं। आम घरों के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, डिमांड है इसकी? आप इनोवेट तो आपने कर दिया है लेकिन नीश मार्केट है क्या उसकी ये? प्राइसिंग भी, क्योंकि क्या ये कॉमन लोगों को पता है, या अगर वो करें तो उनको जो ऑर्डिनरी घर बनाते हैं उससे कितना ज़्यादा महंगा पड़ेगा ये भी? देखिए, जिस तरीके से हम बिल्डिंग एनवेलप्स बनाते हैं उससे इसका अबाउट 10 to 15% उससे ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उससे कि लेकिन आप एयर कंडीशनिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, कॉस्ट में इतना वेरिएशन है नहीं। एंड दूसरी बात ये कि लाइफ लॉन्ग के लिए आपको एयर कंडीशनर पे मतलब Depend नहीं होना तो ये किस स्टेज पे आता है? जब दीवार बन रही होती है, जब आप घर बना रहे होते हैं, उसी स्टेज पे ये कूलिंग उस स्टेज पे अगर करेंगे तो ईजी रहेगा कि हमें कोई भी नेचुरल सिस्टम्स या इस तरीके की टेक्निक्स है जो पैसिव डिजाइन हम कहते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना जब घर बनता है तो उसमें ईजी रहता तो है। मोनीश, ये कितना पॉपुलर हो पाया आपका इनोवेशन अभी? एक दिल्ली शहर की बात करें तो कितने लोग जानते हैं और कितने लोग इस्तेमाल इसको कर पा रहे हैं? एक्चुअली अभी जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिला है, इट्स फार बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। जिससे कि आप इन दोनों एग्जांपल्स को आप देख रहे हैं, एसीज एक तरह से कल्प्रिट हैं शहरी इलाके में ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में इस तरह के जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो आईआईटी धारवाड़ की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर हो या फिर मोनीश की टाइल्स हो, ये वो ऑप्शंस हैं जो सामने आने चाहिए, ज़्यादा प्रमोट होने चाहिए, और ना सिर्फ इंडिविजुअल्स करें बल्कि सरकार भी करे। जी सर, आई थिंक ये दोनों एग्जांपल्स बिल्कुल सही हैं उस पूरी स्टोरी को क्लियर करने के लिए। आपकी बिल्डिंग जो जिस तरीके से डिज़ाइन हो रही है वो सही होनी चाहिए, मतलब ओरिएंटेशन आपकी सही होनी चाहिए, जिस तरीके से आप सन को रिएक्ट करें, जिससे पैसिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कह रहे हैं। आपका मटेरियल सही होना चाहिए, क्योंकि आपको जो कंफर्ट फील होता है वो सिर्फ एयर टेम्परेचर नहीं होता, रेडिएशन फ्रॉम द मटेरियल्स भी होता है। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि आप जो फील करते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सुजीत, वो मटेरियल जैसे कंक्रीट की जगह क्या इस्तेमाल करें लोग? देखिए, मैं मटेरियल्स के नाम नहीं लूंगा, पर बेसिकली गवर्नमेंट को डिफाइन करने की जरूरत है कि हम अपनी जो भी हाउसिंग बनाए उसमें एक मिनिमम इंसुलेशन वैल्यू हो। अगर ये दीवारें मोटी इंसुलेशन वैल्यू, हों, दीवारें मोटी हों, दीवारें भी बहुत पतली बन रही हैं, कांच की बन रही हैं। हाँ, वो तो एक पॉसिबिलिटी है, पर अगर कोई फ्यूचर में मटेरियल नया आ जाता है जो इतने पतली दीवार में भी सेम इंसुलेशन वैल्यू देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात ये है कि आप जो मटेरियल यूज करें वो इस इंसुलेशन का इतनी इंसुलेशन दे कि आपकी हीट बाहर से अंदर ना आ पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने काफी और स्टडी करी ऑल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज पे भी, जैसे ये बात कर रहे हैं, तो हर एक अलग क्लाइमेटिक जोन में एक अलग कूलिंग टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी है। पर अभी हम अंधाधुन एक ही रेफ्रिजरेंट बेस्ड एयर कंडीशनिंग लगा रहे हैं। प्रोफेसर हेगड़े, अगर ये चर्चा आप सुन पा रहे हैं, जो मोनीश से हमने सवाल पूछा कि आप लोगों ने ग्रीन यूनिवर्सिटी बनाई, आईआईटी के इनोवेशंस के ज़रिए ये पूरा आप लोगों ने एस्टैब्लिश किया है, लेकिन क्या इस तरह की बिल्डिंग बनाना कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है? क्योंकि सबसे पहले सबके जहन में यही, दिमाग में यही आता है कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा तो कॉस्ट बढ़ने वाला है। तो आप किस तरह से आश्वस्त कर पाएंगे कि इस तरह से हम आगे बढ़े तो पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और एक आगे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी ये सेफ होगा? बिल्कुल, इसमें कॉस्ट का कोई एस्केलेशन नहीं होता है। इसका प्लानिंग का ज़रूरत है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट।
हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाए, जो मटेरियल हमें खरीदना ही है कि कौन सा मटेरियल यूज करना है, जो नियर बाई अवेलेबल हो, जो नेटिव मटेरियल हो, जो सस्टेनेबल हो, उसको यूज करना चाहिए। और अपना जो एरिया है उसका जो टेरेन को हम समझना बहुत जरूरी है, सो दैट हम जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल इन द नियर बाई एरियाज उसको यूज करेंगे तो कॉस्ट की कोई एस्केलेशन नहीं होता है प्रोजेक्ट में। जैसा आईआईटी धारवाड़ में काफी कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, ये नेचुरली जो जितना कॉस्ट होता है उसी में हम लोग पूरा ये करके दिखाया है। जी, पूरी दुनिया में एसी से जो एमिशन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने में शायद 4% है एसी का कंट्रीब्यूशन। एविएशन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। ये सब जो तमाम वार्मिंग हो रही हैं, आपने जो बात की है ऑल्टरनेटिव कूलिंग की, आप बता रहे थे कि और भी मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है एज ऑल्टरनेटिव कूलिंग। जो हम अभी एसी कर रहे हैं वही एक नहीं है, तो कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की मटेरियल ऑन अ पब्लिक पॉलिसी लेवल क्या किया जा सकता है? मैं एक एग्जांपल के तौर पे जैसे ये कर रहे हैं, वहाँ पे एक इवेपोरेटिव कूलिंग का काम कर रहा है। आपके हॉट एंड ड्राई वेदर में एक इवेपोरेटिव कूलिंग बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इवेपोरेटिव कूलिंग से ठंडी किया है बिल्डिंग। बट अब और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आप किसी और तरीके से भी कूलिंग कर सकते हैं। एक जियोथर्मल एनर्जी एक टेक्नोलॉजी है कि आप अर्थ को हीट सिंक बनाएं। बट ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ यही रहेगी कि आप पैसिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को जितना एनहांस कर सके उतना आपको कूलिंग की। पैसिव डिजाइन प्रिंसिपल यानी? पैसिव डिजाइन प्रिंसिपल का ये मतलब हुआ कि आपके लोकल कंडीशन में सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो किस एंगल पे आ रहा है, तो हीट कट डाउन आप कैसे करेंगे, किस मटेरियल को लगाएंगे। बिल्डर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि शहरों में ज्यादातर लोग तो बिल्डर्स के बनाए हुए घरों में रह रहे हैं, उनके पास चॉइस नहीं हो रहा है। बिल्डर्स को, आर्किटेक्ट्स को, ऑल बिल्ड प्रोफेशनल्स को, प्लानर्स को कि किस तरीके से प्लॉट कट रहे हैं, किस डायरेक्शन में कट रहे हैं ऑन अ पॉलिसी लेवल। मोनिश, जो आज जो लोग आपकी टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ जो घर बने हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एसी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है या फैंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है? फैंस बहुत यूजफुल है। एसी से कंपेयर करें तो उसमें 5% एनर्जी यूज होता है, तो डेफिनेटली फैंस आर अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ एसीज। अगर हम पॉलिसी की भी बात करें, ट्रेडिशनल पैसिव हाउसेस, अगर बहुत सिंपल तरीके से देखें तो पहले केरला में अलग तरीके से घर बनते थे, राजस्थान में अलग तरीके का जी, एंड वैसे कोलकाता अगर जाते तो वहाँ का लोकल आर्किटेक्चर हमें देखने को बहुत मिलता इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सब जगह एक ही तरह के घर बन था। रहे अब हैं। क्या हो रहा है, ये क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर या बिल्डिंग अगर हम कहते हैं, तो अगर हम लोकल क्लाइमेट के हिसाब से अगर बिल्डिंग बनाए, कहीं पे भी हो, लोकल क्लाइमेट के हिसाब से, नेचुरली हम एयर कंडीशनिंग का लोड को 60 to 70% तक बहुत इजीली हम कम कर सकते हैं। पर लिमिटेड स्पेस में मोनिश कैसे बने वो? जो नहीं, हम आप केरला की स्केल- बात करें, स्केल से राजस्थान की बात करें, स्केल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्लानिंग। लिमिटेड स्पेस स्पेस में भी जितना भी स्पेस हम उसमें लोकल पॉसिबल है आपके लिए? 100% पॉसिबल है। इसमें क्या होता है कि लोकल क्लाइमेट अगर हम बात करें उस हिसाब से, जैसे हम अगर जो कपड़े की बात करते हैं, अगर मैं केरला में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत एरी या फिर वहाँ पर गर्मी ज़्यादा, तो उस तरीके से। अगर वही मैं लद्दाख में अगर जाता हूँ तो वहाँ पर वुलन क्लोथ्स की पहनते हैं। बिल्डिंग्स बनाना भी उतना ही वैसे सेम लॉजिक है। आप कहाँ बना रहे हैं, आप किस कहाँ इलाके बना में रहे बना रहे हैं? हैं जी। और उस तरीके से हम अपना जो बिल्डिंग एनवेलप को वैसे डिजाइन वो सेलेक्ट करना तो चाहिए। वही जो हम कह रहे थे कि वो तो पॉलिसी लेवल पर ही होगा कि जमीनें कहाँ कट रही हैं, बिल्डर्स को जमीन कहाँ सो मिली है पॉलिसी बनाने के लेवल लिए। पे आज की तारीख में क्या होता है कि पॉलिसी दो चीज़ों पे अभी फोकस कर रहा है। हमें इस करेंट चैलेंजेस के हिसाब से एक और बात हमें देखना चाहिए। पॉलिसी लेवल पे अगर जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अभी मिली एंड अफोर्डेबल हाउसिंग का भी जरूरत है, द नंबर्स आर लाइक रियली, तो वो जो घर बन रहे हैं, वो जो घर बन उनमें रहे हैं, इस्तेमाल हो सकती है अभी क्या होता है कि जब भी कोई टेंडर फ्लोट होता है पॉलिसी लेवल पे, हम ये देखते हैं कि उसमें सबसे कम कॉस्ट में कैसे बनाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कॉन्ट्रैक्टर्स का ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या वो जो बन रहा है लोकल क्लाइमेट और लोकल मटेरियल्स के अनुसार वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, उस चीज़ पे भी फोकस करना और इसका कार्बन फुटप्रिंट को देखना भी बहुत ज़रूरत है। अल्टीमेटली कार्बन आज के समय में कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। तो एंड सेकेंड थिंग इम्प्लीमेंटेशन। अभी इंडिया में पॉलिसी की अगर बात करें तो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आईकैप भी था, इंडिया स्कूलिंग एक्शन बट हु इज वाचिंग द इम्प्लीमेंटेशन? एग्जैक्टली, तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रहा है। तो जितना भी डिज़ाइन कम्युनिटी है, आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स हैं, अभी तक का जो भी जितना भी फोकस है सिर्फ प्लानिंग और परमिशन तक का रहता है, नॉट ऑन क्या वो चीज़ जो प्लान किया है इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई। जी। तो थर्ड पार्टी चेक्स एंड मेकिंग श्योर कि जितना भी गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्डिंग बना के नहीं, वो चेक करने के लिए एक क्लोजर होना चाहिए, जो कि अभी तो नहीं बहुत है। अच्छी बात मोनिश आपने की कि अगर आप मौसम के हिसाब से या फिर आप जिस इलाके में रहते हैं उस हिसाब से अगर आप कपड़े पहनते हैं, अगर केरला में रहते हैं तो उस
के मौसम के हिसाब से आप कपड़े पहनते हैं और लद्दाख में तो उसी के हिसाब से, तो उसी तरह से इन इलाकों में घर भी बनने चाहिए, उसमें फेरबदल ना हो एक तरह से। चाहे दिल्ली के घर केरला में ना बने और दिल्ली जैसे घर लेह लद्दाख में भी नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों ही जगहों में मौसम अलग अलग होता है। तो यही है हमारे आज इस टेलीथॉन का मकसद कि हम सुझाव आप तक लाएं, ताकि कोशिश रहे कि हमारे भविष्य सस्टेनेबल हो, सुरक्षित हो।